हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की चिंता नहीं करना है। हम कभी भी किसी भी तरह का चार्ज आपसे नहीं लेंगे और बेस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये जो भरोसे की जो डोर है वो हमेशा अपने मस्तिष्क में बनाए रखिएगा, हाथों में थामे रखिएगा, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है, जिसमें सभी विषय शामिल हैं। ना केवल हिंदी की ही बात मैं करती हूँ, बल्कि सभी विषय, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, है ना, सोशल साइंस, साइंस, सब कुछ, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं कि इस वीडियो में आज क्या करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो आपने देखे, हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, जो कि क्लास 9th कोर्स ए की मुख्य पाठ्य पुस्तिका है, उसका पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं, जिसका नाम था 2 बैलों की कथा, लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। उसके बाद हमने पार्ट 2 ल्हासा की ओर जो लिखा है राहुल संकृतायन जी ने, उसका पाठ का सार हम देख चुके हैं, जीवन परिचय लेखक का देख चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी समाधान भी हम देख चुके हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न भी देख चुके हैं ना। हाँ, इस पाठ के कंप्लीट रिवीजन है आज, तो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि इस जो इस पाठ में दिया है ना, एक एक चीज को आप बारीकी से समझ पाए, क्योंकि इस पाठ में कहानी नहीं है, यात्रा वृतांत है। लेखक जहां जहां गए उन्होंने जिक्र किया है, चर्चा की है। तो जरा सा भी हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम थोड़ा सा भटक जाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा नहीं है कि पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर है सिर्फ वही पूछे जाएं। परीक्षाओं में आपकी पाठ्य पुस्तक के बीच में से भी प्रश्न आते हैं, अर्थात जो आपकी चाहे यात्रा वृतांत हो या कहानी हो या कविता हो, उससे संबंधित पाठ के मध्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पाठ के मध्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर हम कब दे पाएंगे बताइए, जबकि हम पाठ को बड़े अच्छे से, फुल ऑफ कंसंट्रेशन से, ध्यान एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। जीवन परिचय भी देख लेंगे एक बार और। राहुल संकृतायन जी का मूल नाम उनका था केदारनाथ पांडे, फिर 1930 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उसके बाद उनका नाम हो गया राहुल संकृतायन। जन्म हुआ था 1893 में, मृत्यु हुई थी 1963 में। ये कब का वर्णन है आपको पता चल गया ना, 1893 से 1963 के बीच। और हिंदी की गिनती की बात एक बार फिर मैं याद दिलाती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी की गिनती किस तरह से याद कर सकते हैं। एक बार और मैं याद दिला दूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो आप सबको पता है। 11 11 और 21 31 41 है ना, ऐसा। तो 1 पे रा, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे वन, 6 पे सट, 7 पे तर, 8 पे सी, 9 पे वे। इस तरह से हम हिंदी की ज्ञानती इस ट्रिक के अकॉर्डिंग बात मतलब सीख सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में बड़े अच्छे से सारी की सारी हिंदी की गिनती आपको बता चुकी हूँ। कौन से वीडियो में पता है आपको, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे इसी पार्ट के, तो वो वाला आप वीडियो देख लिया करें जब भी आपको हिंदी की गिनती में कोई परेशानी आए। चलिए चलते हैं पार्ट 2 ल्हासा की ओर, गद्य खंड का पार्ट दूसरा है। लेखक हैं हमारे राहुल संकृतायन जी। राहुल संकृतायन जी को हम सादर नमन करते हैं और सभी हिंदी के रचनाकारों को हम हृदय से नमन करते हैं, हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और आज हम एक और बात बताना चाहती हूँ, हिंदी में भी आगे चलकर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनके आधार पर हम अपनी पहचान बना सकते हैं। हिंदी को साइड में रखना छोड़ दीजिए, हिंदी मेन है, और मुख्य रूप से जब हम इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो कई रास्ते हैं हिंदी में जिनके आधार पर अपना करियर चूज कर सकते हैं। जैसे आप मंच संचालन, एंकरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, आरजे बन सकते हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो लैंग्वेज पर यदि हमारी कमांड होगी तो हम झंडा लहरा देंगे, परचम गाड़ देंगे, है ना। इस तरह से हमें हिंदी की भाषा को समृद्ध करना है, अधिक से अधिक पढ़ना है, अधिक से अधिक सुनना है, ताकि हमारा जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि हो सके। चलिए चलते हैं। लेखक परिचय राहुल संकृतायन जी। इनका जन्म हुआ था 1893 में, उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं हम ल्हासा की ओर। ल्हासा क्या है, क्या तिब्बत की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है, ये सब हम जानने वाले हैं और प्रीवियस वीडियो में भी आपने देख लिया है। लेखक ने इस पाठ में अपनी यात्रा का वर्णन दिया है। चलो एक और बात बता दूं, हिंदी साहित्य में गद्य खंड की जो विधा होती है और विधा और काव्य खंड में भी विधा होती है हिंदी साहित्य में। तो गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उसमें आ जाती हैं जीवनी और आत्मकथा, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, बहुत सारी ऐसी विधाएं जो मतलब जो गद्यात्मक रूप में लिखी जाएं वो गद्य साहित्य की विधाएं कहलाती हैं। जो काव्यात्मक रूप में लिखी जाती हैं वे काव्य साहित्य की विधाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये जो पाठ है बताइए वो गद्य साहित्य की विधा है या काव्य साहित्य की विधा है? गद्य साहित्य की। गद्य अर्थात जहां कहानी, निबंध, उपन्यास, है ना, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत हो। और काव्यखंड तो पता ही आपको, जहां कविताएं हों, दोहे हों, साखी हों, सबद हों, सवैये हों, चौपाइयां हों, इस तरह से वो कविताओं में आ जाती है काव्यखंड और गद्यखंड। ठीक है, ये है एक यात्रा वृत्तांत जिसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। लेखक जाते हैं तिब्बत। तिब्बत जाने के, जैसे भारत से नेपाल जाने के लिए रास्ता बड़ा कठिन था क्योंकि उस समय भारतीयों को आने जाने की परमिशन नहीं थी, केवल सैनिक या जो सैनिक रास्ता था। चीन का एक परित्यक्त किले भी थे जो बिल्कुल खाली पड़े थे, सुनसान रास्ते थे, कोई वहां जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि वहां पर खतरा रहता था, डाकुओं का खतरा। ऐसे कई निर्जन स्थान थे, निर्जन मतलब समझते हैं ना, सुनसान स्थान थे जहां पर लोग जाने से डरते थे क्योंकि वहां के लोग जो थे ना वो डंडे या लाठी के स्थान पर बंदूक और पिस्तौल लेकर घूमते थे। जरा सी भी किसी ने आनाकानी की और पहले उसको मार दिया, उसके बाद फिर देखा। लूट मार बहुत होती थी क्योंकि लोग सुनसान रास्ते थे, यदि अच्छे से आप गए हैं सूट बूट पहनकर तो जो डाकू रहते थे पहले ही गोली से उड़ा देते थे, उसके बाद देखते थे जाकर कि क्या इनके पास कुछ है या नहीं। इसलिए अधिकतर लोग भिखारी के वेश में जाते थे या भिखमंगे के वेश में जाते थे। लेखक को भी उनके एक परिचित जिनका नाम था सुमति, याद रखिएगा, लेखक के एक मित्र थे जिनका नाम था सुमति, और सुमति भी बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले। और भिक्षु का अर्थ भिखारी नहीं होता है, इसको याद रखिएगा आप कि जो लेखक थे उनके मित्र थे जिनका नाम था, क्या था, याद रखिएगा, सुमति। सुमित नहीं था, सुमति था। सुमति कौन थे? बौद्ध भिक्षु। ठीक है, बौद्ध भिक्षु, इतना आप याद कर लीजिए। उसके बाद बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षु होते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले। कौन होते हैं बौद्ध भिक्षु? बौद्ध धर्म को मानने वाले, या फिर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी। ओके, वो पुजारी भी कह सकते हैं हम अपनी भाषा में, और पुरोहित भी कह सकते हैं। ओके, इस तरह से ये है सुमति का परिचय, जो लेखक के मित्र थे, जिनकी पहचान के आधार पर ही लेखक को ल्हासा में उचित स्थान मिला था। लंकोर गए, कहाँ कहाँ वहाँ के स्थानों में उन्होंने यात्रा की, और सुमति उनके परिचित थे, इसलिए उनको वहाँ पर ठहरने का भी स्थान मिल गया। अब लेखक बताते हैं कि वहाँ के जो रास्ते थे वो बड़े खतरनाक थे। किस तरह से खतरनाक थे? आपको मैंने अभी बताया कि डाकू रहते थे, निर्जन स्थान थे और मार देते, इसलिए लेखक को भी भिखारी या भिखमंगे के वेश में यात्रा करनी पड़ी थी। जब भी उन्हें ऐसा लगता कि कोई डाकू या चोर है तो कुची कुची दया दया जीभ निकाल के करने लगे थे, दे दो बाबा, भीख दे दो, ऐसे, है ना। ठीक, तो ये था। अब उन्होंने ये भी बताया है कि वहाँ का जो समाज था आधुनिक विचारों वाला था। वहाँ उस समय याद कीजिए, सन याद कीजिए, सन 1893 से 1963। ठीक है, कब की बात है? 1893 से 1963, अर्थात लेखक का जो जन्म है वो 1893 में हुआ था, मृत्यु 1963 में हुई थी।
तो जो उन्होंने यात्रा वृत्त लिखा है वो इसी सन में लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से उस समय के जो समाज था वहां का वो आधुनिक विचारों वाला था। ये काबिल तारीफ था कि वहां के लोग आधुनिक विचारों वाले थे। कैसे पता चला लेखक को कि वहां के लोग आधुनिक विचारों वाले थे? क्योंकि वहां जाति पाति का भेद नहीं था, छुआछूत नहीं थी, स्त्रियां पर्दा नहीं करती थीं, जो कि उस समय भारत में जोरों शोरों पर था। स्त्रियों को घर में ही रहना पड़ता था, बाहर नहीं जाती थीं, काम का सारा जो जिम्मा रहता था वो पुरुषों के ऊपर था। महिलाएं सिर्फ चार दीवारी में रहती थीं और महिलाओं का कार्य था, यही पुरुष वर्ग ने उनको कहकर रखा था और यही चला आ रहा था कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर के कामकाज करेंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी, बस मतलब सीमित रहेंगी घर में, और पर्दा किए जाते थे, पर्दा करती थी महिलाएं। वहां इस समय महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं और अतिथि यदि आए हैं, कोई जान पहचान के आ गए तो बिल्कुल घर के अंदर तक आ सकते थे। चाय वहाँ का मेन पेय पदार्थ था, चाय पिलाना पीना ये बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी, आज भी है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो वहाँ पर जब लेखक गए तो उनको बहुत अच्छे से ठहरने का उचित स्थान मिल गया। किसके कारण? सुमति के कारण, जान पहचान के कारण। इस तरह से प्रश्न आते हैं कि लेखक को भिखमंगे के वेश में होते हुए भी ठहरने का उचित स्थान मिल गया था। लेखक जब दूसरी बार गए तो वो बड़े भद्र पुरुष बनकर गए। भद्र मतलब समझते हैं, एकदम एक सूट बूट में गए, तब भी उनको रुकने का स्थान नहीं मिला था, क्योंकि सुमति नहीं थे उस वक्त, और वहाँ का जो समाज था उसमें कुछ 5 साल बाद गए थे, 5 सालों का अंतर हो गया था। तो अच्छे भद्र वेश में जाने के बाद भी उनको शहर से दूर किसी झोपड़ी में रहने के लिए स्थान मिला था, जबकि भिखमंगे के वेश में रहते हुए भी सुमति की मित्रता के कारण उनको बहुत अच्छी जगह ठहरने का स्थान मिल गया था। अब वहां पर और उन्होंने क्या चर्चा की है कि उनका घोड़ा सुस्त था, रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े थे, ऊंचाई थी, पहाड़ियां थी, अधिक धूप थी, भरिया नहीं मिलते थे, भरिया मतलब भार ढोने वाले। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे और पढ़ते हैं पाठ को, और पाठ को पढ़ने के मतलब जो सार है उसको पढ़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, और जो भी पैराग्राफ मैं रीड करूंगी उससे संबंधित हम ये भी जानेंगे कि इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इस पाठ में लेखक राहुल सांकृत्यायन बताते हैं कि वह तिब्बत जाने के लिए नेपाल के जिस रास्ते से उपयुक्त समझते थे, मतलब तिब्बत जाने के लिए नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझते थे, हमारे देश की वस्तुएं भी उसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थीं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इन्हीं से पूछे जाएंगे, वहां पर फिर कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इस पाठ में लेखक राहुल सांकृत्यायन बताते हैं कि वह तिब्बत जाने के लिए नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझते थे, हमारे देश की वस्तुएं भी उसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। ठीक है, वहां पूरे रास्ते में पुराने किले थे जहां चीनी फौजें डेरा डाले हुए थी। कह सकते हैं कि वहां किसके किले थे, कौन सी सेना या किस देश की सैनिक वहां पर डेरा डालकर रहते थे, प्रश्न आ सकता है, तो आप ये याद रखिएगा। वहां रूढ़िवादिता का नामो निशान नहीं था। रूढ़िवादिता समझते हैं ना, मतलब पुरानी सोच, स्टीरियोटाइप्स, ऐसे ही कुछ भी रीति रिवाज की, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। ठीक है, वहां जाति पाति धर्म छुआछूत नहीं था। गजब, उस समय भी वहां जाति पाति या छुआछूत का कोई वो नहीं था। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ के लोग बहुत मददगार थे, हेल्पफुल थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। यदि कोई जान पहचान का व्यक्ति आ गया, भले ही वो किसी की दूसरे की जान पहचान का हो, लेकिन उसका सम्मान किया जाता था और बहुत अच्छे से उसका आतिथ्य किया जाता था। ठीक है, चाहे वे अपने जानने वाले हों या अनजाने, वे सभी की सहायता करते थे, अनजानों की भी सहायता कर सकते थे, बशर्ते कि उन्हें ये भरोसा हो जाए कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, कोई ठग तो नहीं है, कोई लुटेरा तो नहीं है, तब जाकर फिर वे उसकी सहायता करते थे। तिब्बत का विशेष पेय पदार्थ चाय है, जिसे आप जैसे चाहे वैसे बनवा सकते हैं। जिस भी घर में आपको रुकने का या ठहरने का स्थान मिलेगा, तो लेखक भी अपने साथ बहुत सारा सामान ले जाते हैं, चाय माय बनाने का या वहीं से लिया होगा, तो आप उनके रसोई घर तक जाकर देख सकते हैं कि आपके सामान को घी मक्खन दूध जो भी डलता है वो सही से डाला है या नहीं। वो अपनी मर्जी के अनुसार आप चाय बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसा उन्होंने बिली पीना ही है क्योंकि उनके यहाँ बैठे हैं, नहीं, ये स्वतंत्रता थी कि जिसे आप जैसे भी बनवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप चाय बनवा सकते हैं। लेखक राहुल सांकृत्यायन की भेंट मंगोल के एक भिक्षु सुमति, सुमित नहीं है सुमति है, इतना मैं बार बार कहती हूं, तो याद रखिएगा, जब भी कोई विकल्प आ जाए या प्रश्न आ जाए तो सुमित नहीं है, सुमति। ठीक है, जिन्हें वहां के रास्तों का अच्छी समझ थी, जानकारी थी, क्योंकि वह पहले यहां आ चुके थे, वे एक भिखारी के वेश में थे।
फिर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी और सुरक्षित जगह मिल गई थी, परंतु जब वह 5 वर्ष के बाद उससे एक समय यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तब किसी ने उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं थी। एक तो घोड़े पर सवार थे, लोगों को लगा ऐसा तो नहीं ये डाकू हो या कोई लुटेरा हो और आ गया है यहाँ पर, तो इस तरह की। अब यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं कि लेखक 5 वर्ष बाद जब भद्रवेश में आए घुड़सवार बनकर, तब लोगों ने ठहरने का उचित स्थान क्यों नहीं दिया? क्या बात थी कि उनको ठहरने का उचित स्थान नहीं मिला? समझ में आया? क्योंकि उनकी जान पहचान नहीं थी किसी से, और लोग जो थे वहां के थे बहुत हेल्पफुल, सहायता करते थे सबकी, और जो भी उनके पास आता था, उनके घर में आता था, बड़े अच्छे से उनको स्वादिष्ट चाय बनाकर पिलाई जाती थी। लेकिन यदि पहचान नहीं है और घुड़सवार आ गए, तो उनको लगता था हो सकता है कोई डाकू हो, कोई लुटेरा हो, ऐसे ही वेश बनाकर आ गया, तो उनको ठहरने का उचित स्थान नहीं मिला था। लेखक बताते हैं कि अगले दिन उन्हें और सुमति जी को तिब्बत की एक सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह, जिसका नाम थोनला था, ये याद रखिएगा, बड़े अजीब अजीब से नाम है ना, लंकोर है, थोनला है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि सुमति और लेखक को सबसे ऊंचाई वाली जगह जाना था, उसका नाम क्या था और उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो सबसे ऊंचाई वाली जगह क्या है? थोनला। उसकी ऊंचाई कितनी है? 16-17 हजार फीट, ठीक है, जिसकी कुल ऊंचाई 16-17 हजार फीट थी, जिसके कारण दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर खतरनाक डाकू यहाँ आराम से आवाज करते थे। तभी तो लोग डरते थे कि अनजान व्यक्ति पर कोई क्यों भरोसा करेगा। डाकू तो वहां एकदम मजे से रहते थे, क्योंकि ना कोई पुलिस थी, ना कोई खुफिया विभाग था, अर्थात हथियार संबंधी कोई कानून था ही नहीं। तभी तो लोग लाठी या डंडे के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे, और पहले ढिशकियां होकर देते थे, उसके बाद देखते थे कि इसके बाद पास कुछ है या नहीं, धन दौलत या जो भी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लोगों से छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी की वजह से यहाँ अक्सर आने जाने वाले यात्रियों की मौके पर लूटपाट करके उनके खून कर दिए जाते थे, क्योंकि पुलिस थी ही नहीं, कोई प्रबंध था ही नहीं। लूटपाट की और मार दिया। कितने ही यात्रियों को मार दिया जाता है, वहां पर मार दिया जाता था। इसलिए लेखक को सुमति की सहायता से वहां रहने का भी उचित स्थान मिला, और सुमति ने बता भी दिया कि आप अच्छे से मत जाइएगा सूट बूट पहनकर। यदि सूट बूट पहनकर गए तो सबसे पहले जो डाकू हैं आप पर गोली चला देंगे। इसलिए लेखक को भिखमंगे के वेश में जाना पड़ा था। अब क्या हुआ, क्योंकि डाकू यहाँ भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, और लेखक और उनके मित्र जो थे वो भी उसके वेश में थे। लेकिन ऊंचाइयों का डर बना था। दूसरे दिन वे पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए अपने घोड़ों पर सवार होते हैं, एक जगह पर चाय पीते हैं, फिर दोपहर तक 17-18 हजार फीट ऊंचे डांडे पर पहुंचते हैं। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा थोनला, अब पढ़ रहे हैं हम डांडे, ये भी जगह का नाम है। उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ की हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे, और उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। पीठ के पीछे ठंडा को और एकदम सूरज की तेज किरणें, ललाट जल रहा था, लेकिन उनको चलना था, क्योंकि लेखक यात्रा करने में सबसे आगे रहते थे। और तभी तो यात्रा वृत्तांत की जहां बात आती है, गद्य साहित्य की विधा है क्या? यात्रा वृत्तांत, जो कि है राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा वृत्तांत लेखन में सबसे ऊपर अर्थात सर्वोपरि या अग्रणीय माने जाते हैं। इनकी जो भी रचनाएं हैं वो यात्रा वृत्तांत ही हैं, जितनी भी, अधिक से अधिक। ठीक है, उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ के उसमें जाना था। सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान है, और जानवरों के सींग दिखे। अब कई जगह जब जाते हैं तो कहीं ये दिख रहा है, कहीं वो दिख रहा है, तो लेखक की जो जिज्ञासा थी वो सुमति से वो पूछते जा रहे थे, अरे ये क्या है, तो ये क्या है। तो धार्मिक स्थान थे, देव स्थान थे, सुमति उनको सब कुछ बताते जा रहे थे। उतरते वक्त लेखक राहुल सांकृत्यायन का घोड़ा धीरे 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 पीछे रह गया। क्यों? थक गया होगा बेचारा। अब लेखक ने तो ये बताया कि जो उनके हिस्से में घोड़ा आया वो बहुत सुस्त था। ये पैराग्राफ यदि इस तरह से प्रश्न आए तो क्या प्रश्न बन सकते हैं कि लेखक ने कहाँ पर चाय पी, और लेखक क्या घोड़ा, जो मतलब लेखक सभी मित्रों के साथ या सभी यात्रियों के साथ समय पर अपने घर वापस आ गए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका घोड़ा थक चुका था, वो सुस्त हो चुका था, और वो भटक गए थे। अभी देखते हैं कितने किलोमीटर, किलोमीटर में नहीं दिया है, मील में दिया है। 1-1.5 मील वे रास्ता भटक गए थे। और उनके जो मित्र थे सुमति, एक तो वो बौद्ध थे, मंगोल थे, लाल तो वैसे ही रहते थे, और लेखक के नहीं आने पर और उनका चेहरा लाल पड़ गया।
क्यों? क्योंकि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे, बार बार चाय बना रहे थे और लेखक आए नहीं, शाम हो गई। अब देखते हैं क्या हुआ। जैसे ही वे आगे बढ़े तो आगे दो रास्ते फूटे थे। रास्ते फूटे थे मतलब इस तरह से नहीं हो जाते, एक रास्ते में से दो रास्ते हो गए, अब यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, बड़ा कन्फ्यूजन, कहाँ करें, क्या करें। इसलिए वो गलत रास्ते पर चले गए थे, लगभग 1.5 माइल। ठीक है। उसके बाद जिस रास्ते को लेखक ने चुना उस पर काफी दूर चलने पर पता चला कि वह रास्ता गलत है। ओहो, इसलिए लेखक को वापस हटना पड़ा और तब सही रास्ते पर चलने लगे, जिसके कारण उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दोपहर से लेकर शाम बाकी सभी अपने अपने घर या अपने जो रुकने का स्थान था वहां पहुंच चुके थे। वहां सुमति गुस्से से लाल थे और लेखक राहुल सांकृत्यायन की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर लेखक कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मित्र, मैं क्या करता, मेरे हिस्से में जो घोड़ा मिला वही ऐसा था। परंतु सुमति बहुत जल्दी शांत हो गए, क्योंकि जितने जल्दी उन्हें गुस्सा आता था उतने जल्दी वे शांत भी हो जाते। लंकोर में वह सही स्थान पर रुके थे, वहां उन्हें चाय, सत्तू, थुक्पा आदि पदार्थ खाने को मिला। अब प्रश्न आ सकते हैं कि लेखक क्यों भटक गए थे रास्ता, या लेखक रास्ता कितने किलोमीटर या कितने मील भटक गए थे। सुमति क्यों गुस्सा हुए, तो आप कह सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं कि क्योंकि लेखक ने आने में देरी कर दी थी। लेखक राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अब वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर थे जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसे तिनरी समाधि गिरी के नाम से जाना जाता था। अब सुनिए ध्यान से, ये प्रश्न आता है कि तिनरी समाधि गिरी क्या है। ध्यान रखिए कि जब लेखक राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अब वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर थे, दुर्गम मतलब जहां आसानी से नहीं पहुंचाया जा सकता, आसानी से आवागमन नहीं किया जा सकता, उसको दुर्गम कहते हैं। ठीक है। जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। टापू जानते हैं आप, जमीन से उभरा हुआ कुछ इस तरह का स्थान, जमीन से उभरा हुआ जो टापू रहते हैं। ठीक है। तो वहां था कि जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, छोटी सी पहाड़ी भी थी जिसे तिंडरी समाधि गिरी के नाम से जाना जाता था। आसपास के गांव में सुमति की बहुत से जान पहचान के रहने वाले थे। वे उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक ने उन्हें मना कर दिया। उनसे मिलना चाहते थे, किनसे? अपने यजमानों से। लेखक जो सुमति थे वो पुजारी थे, ये हम पहले ही जान चुके हैं कि वो बौद्ध भिक्षु थे, घर घर जाकर पूजा या अर्चना किया करते थे। और जो उनके यजमान कौन होते हैं? जिनके घर पूजा की जाती है। ठीक है। तो वहां पर अब सुमति ने सोचा कि अब मैं जाऊं, लेकिन लेखक ने उनको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? वे उनसे मिलना चाहते, लेकिन लेखक ने मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। बोले नहीं मित्र, मत जाओ, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं मेरे लिए अनजान है। हाँ, तुम जो वहां पर तुम्हें धनराशि प्राप्त होगी, जितना लाभ तुम्हें होगा, मैं तुम्हें जाकर दे दूंगा, उतनी धनराशि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान ढोने वाला नहीं मिला, अर्थात भरिया एक शब्द आया है पाठ में जिसका अर्थ होता है भार ढोने वाला या कूली। ठीक है। ओके। तो उनको कोई भरिया नहीं मिला। अब क्या हुआ? आग बरसती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। उस जगह की धूप बहुत कठोर थी, उनका सिर धूप से तिल मिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ रहा था, क्योंकि पीछे बर्फ की सिलाएं, आगे तेज धूप, थके जा रहे, सामान भी स्वयं लादे हुए हैं क्योंकि कोई भार ढोने वाला ही नहीं मिला है। उनका सिर धूप से तिल मिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ रहा था। उन्होंने पीठ पर अपना सामान लादा और सुमति के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। अब एक और स्थान का नाम आया है शेखर विहार। शेखर विहार क्या है? शेखर विहार वहां की एक जगह का नाम है जहां पर एक भव्य मंदिर था। भव्य मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में कंजूर, याद रखिएगा, उस मंदिर में रखी हुई थी कंजूर। अब ये कंजूर क्या है भाई? कंजूर है बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां। हस्तलिखित मतलब समझते हैं ना, हाथों से लिखी हुई पोथियां। पोथियां मीन्स ग्रंथ, मोटे मोटे ग्रंथ। जैसे हिंदू धर्म में कहें तो रामचरितमानस है ना, मुस्लिम या इस्लाम धर्म में कहें तो बताइए क्या होता है? कुरान। उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख में गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाइयों का बाइबल। तो ये हर एक धर्म की ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें रहती हैं। उसी तरह से वहां बुद्ध वचन अनुवाद की रखी थी 103 पोथियां।
वो बड़े मोटे कागज पर लिखी थी, क्योंकि एक तो वो हस्तलिखित थी, हाथों से लिखी हुई थी, तो बहुत मोटी मोटी थी। एक एक पोथी का वजन लगभग 15-15 सेर से कम नहीं था। लेखक ने सेर लिखा है, शेर नहीं, ठीक है। सेर का अर्थ होता है 1 किलो, बिल्कुल एकदम 1 किलो। जो अब 1 किलो की हम बात करते हैं वो 1000 ग्राम्स नहीं होते हैं, उसमें कुछ तो पॉइंट या कुछ तो ग्राम कम रहते हैं, लेकिन पहले का जो एक सेर हुआ करता था उसमें एकदम सटीक 1000 ग्राम और कुछ ज्यादा ही होता था, उसको सेर कहा जाता था। तो एक एक जो मोटी मोटी पोथी रहती थी ना, वो 15-15 सेर से ज्यादा की होती होगी। कितनी मोटी पुस्तक है। तो अब वहां जब वो गए उस मंदिर में, कहां था मंदिर? शेखर विहार में। शेखर विहार के मंदिर में क्या रखा हुआ था? कंजुर। कंजुर क्या है? बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां। मंदिर में कितनी पोथियां रखी हुई थी? 103। ठीक है। तो लेखक उन पोथियों को पढ़ने में लीन हो गए। लीन हो गए अर्थात एकदम से रम गए, क्योंकि लेखक हुए, रचनाकार हुए, इनको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तभी तो ये लिख पाते हैं। जो बहुत अच्छे रीडर होते हैं वही बहुत अच्छे राइटर होते हैं, ठीक है। लिसनर होते हैं बहुत अच्छे, वही बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। तो एक दूसरे से ये जो कुशलता है LSRW वो कनेक्टेड रहती हैं। तभी तो कहते हैं कि सुनना है हमें अच्छे से, जब सुनेंगे तभी बोल पाएंगे, जब बोल पाएंगे तभी पढ़ पाएंगे, और जब पढ़ पाएंगे तभी तो लिख पाएंगे, ठीक है। तो वो पढ़ने को उसमें बिजी हो गए, बहुत अच्छे से लीन हो गए। तब सुमति ने कहा कि मित्र अब मैं जाऊं अपने यजमानों के पास। तो लेखक ने उनको परमिशन दे दी, हाँ हाँ जाओ, क्योंकि वो तो पुस्तकें अर्थात जो पोथियां थी उनको पढ़ने में बिजी हो गए थे, ठीक है। चले आगे। तिब्बत की जमीनें कई छोटे छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई थी। जागीरदार रहते थे जिनके हिस्से में जमीन रहती थी, ठीक है। मठ, मठ समझते हैं आप? बौद्ध धर्म जैसे हिंदू धर्म में मंदिर, इस्लाम धर्म में मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब रहते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में मठ हुआ करते थे। और जो जागीरें रहती थीं वो जागीरदारों के हाथों में बटी हुई थी। इनका अधिकांश हिस्सा मठों में मिला हुआ था। मठ मतलब धार्मिक स्थल। अपने अपने जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती स्वयं ही करते थे, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में ही मिल जाते थे। अब बेगार अर्थात क्या होता है? बेगार का अर्थ होता है डेली वेजेस पर, मतलब प्रतिदिन, हर दिन के उनको दे दिया जाता था मेहनताना, और इस आधार पर मिल जाते थे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ठेकेदार बना दिया जाए या किसी को पूरा का पूरा जिम्मा दे दिया जाए। प्रतिदिन आते थे नए नए मजदूर और काम करते थे। उनके सारे रख रखाव एक भिक्षु देखते थे। भिक्षु कौन होते हैं? समझ गए नाम? भिक्षु बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी या पुरोहित। और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था, क्योंकि उनके अंडर जागीरें रहती थीं, और जो भी आम आदमी थे उनको वो बहुत राजा जैसा मानते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से बहुत प्यार से मिले। वहां से वे एक मंदिर में गए जहां बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थीं। वही लेखक का आसन भी लगाया गया। फिर लेखक उन्हें पढ़ने में लग गए। इसी बात का मौका देख सुमति ने अपने यजमान मतलब जान पहचान के लोगों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसके लिए लेखक मान भी गए और कहा जाओ मित्र। दूसरे दिन सुमति अपने यजमानों से मिलने निकल गए और फिर उसी दिन दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है, वहां पर वो गए, आराम से रुके, और वहां के जो भिक्षु थे, मंदिर के पुजारी थे, पुरोहित थे, उनसे विदा ली और अपने अपने सामान को पीठ पे लादा और निकल गए, क्योंकि यात्री का काम क्या है? यात्रा करते जाना। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से अब इस पार्ट को सुना है, समझा है, और किसी भी तरह के यदि प्रश्न आ जाते हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे ना डियर स्टूडेंट्स? बोलिए यस। कमेंट बॉक्स में अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने विचार जरूर लिखिएगा। कोई डाउट हो तब भी लिखिएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? लाइक करने के साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको न्यू जो वीडियोस आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतने ही आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो भी परिचित हैं वे ऑनलाइन फ्री बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच।